श्रोताओं नमस्कार। हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से और विदेशों में रह रहे श्रोताओं से बात की और अलग अलग विषयों पर अपने विचार हमारे साथ साझा किए। आज के मन की बात पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी रंगकर्मी, शिक्षाविद, एनिमल लवर और समाज सेविका सुनीता पंडित। सुनीता जी, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जगमोहन जी। और आज हमने मन की बात सुना और ढेर सारी बातें और विषय जिन्हें प्रधानमंत्री ने लिया, तो सबसे पहले उन्होंने मुबारक दी जो कि हमने 100 करोड़ टीके लगाने का जो पड़ाव है उसे पार किया है। तो इस मौके को, इस उपलब्धि को आप किस तरह से देखती हैं? 100 करोड़ टीकाकरण और विश्व का शायद हमारा पहला देश है जिसने पूरी वैक्सीनेशन, पूरी कंट्री में वैक्सीनेशन जो है हमने वो मुकाम हासिल किया है। उसके लिए आई वुड रादर से कि हम सब इसके लिए वी हैव टू कांग्रेचुलेट ईच अदर। हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनसे ज़्यादा ज़रूरी है जो कॉमन मैन जिसने ये टीके लगवाए और सरकार जिसने ये मुफ्त टीके सबको दिए जी। और इन टीकों की वजह से आज वी आर अ कोविड फ्री नेशन जी। तो ये बहुत अच्छी बात है और इस उपलब्धि पर हमें उनका योगदान नहीं भूलना चाहिए सुनीता जी, जिन्होंने बहुत मेहनत की, अंत तक जतन किए। और उनमें से एक से बात प्रधानमंत्री ने की भी, पूनम नौटियाल, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि कितने दुर्गम इलाकों में पहाड़ों पर चढ़कर, नदियां पार करके, जल स्रोतों से होकर के वो जाते थे, लोगों तक पहुंचते थे। तो जिन्होंने इतनी निष्ठा के साथ, इतनी शिद्दत के साथ जो काम किया, उन्हें आप किस तरह से याद करना चाहेंगी, किस तरह से नमन करना चाहेंगी? देखिए, पूनम नौटियाल जैसी बहुत सारी और वर्कर्स होंगे, हेल्थ वर्कर्स होंगे जिन्होंने ये काम किया, और उनकी विजन और उनकी टीम वर्क अगर ये ना होती तो शायद आज हम इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। ये पूनम नौटियाल जी की जो बात आज सुनी हमने प्रधानमंत्री जी के साथ, उन्होंने कहा कि हम एक प्रोग्राम चार्ट आउट करते थे और उसके लिए हमारा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर था वो साथ में जाता था। तो प्रधानमंत्री जी ने उनसे पूछा कि क्या वहाँ पर कनेक्टिविटी थी जी? तो क्या वहाँ पर वो डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर सकता था? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जहाँ पर कनेक्टिविटी होती थी वो वहाँ काम करता था, वरना वो वापस अपने बेस कैंप पे आके, बागेश्वर का जिक्र उन्होंने जी किया। जी जी वहां पर आकर और वो सारा अपना जो है कंपाइल करते थे डाटा और नेक्स्ट डे का प्लान करते थे। और उन्होंने ये प्रण लिया था कि उनके इलाके में कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना वैक्सीनेशन के ना रहे जी। जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये सभी का टीम वर्क था जिसकी बदौलत हमारा टीकाकरण अभी तो ये एक पड़ाव पार किया है, अभी और आगे हमने जाना है। सभी के साथ मिलकर काम करना कितना जरूरी होता है। कोई भी अहद हम करते हैं या कोई भी बीड़ा जब हम उठाते हैं तो सभी के मिलकर काम करना कितना जरूरी होता है। अब देखिए, सरकार ने प्लान किया कि वैक्सीनेशन तैयार की जाएगी, उसे जो उसके प्रोसीजरल डिलेज होते हैं उनको कम किया। हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने दिन रात मेहनत करके टीका तैयार किया। सरकार ने बहुत तरह से लोगों को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की, कभी थाली बजाकर, लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया, इसको गलत तरीके से भी लिया, लेकिन सबको एक साथ जोड़कर, और सबका कंट्रीब्यूशन कितना जरूरी होता है किसी कामयाबी के पीछे। देखिए जगमोहन जी, इसमें तो मैं एक यही बात कहना चाहूंगी कि अगर आपकी इंटेंशंस क्लियर हैं, आप जो करना चाहते हैं वो हमेशा पॉसिबल होता है। एक कवि ने बहुत खूब कहा है, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अब आप करना चाहते हैं, वो बीड़ा उठा लेते हैं तो कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। और ये हमारी सरकार ने प्रूव किया है। डिलेज हुई, प्रपोजल्स बने, ऑन द टेबल बात हुई, लेकिन फिर ये है जी, वो वैक्सीनेशन डिले हो गई है, अब 2 महीने नहीं होगा, अब 3 महीने होगा। कॉमन मैन में इनसिक्योरिटी भी आ गई, लेकिन उसके बावजूद हम सब ने ये बेड़ा उठाया कि हम इस देश को कोरोना मुक्त करेंगे और हमने कामयाबी पाई है जी। और हमारी ये भारत की एकता ही तो है कि आज दूसरे मुल्क हमसे पूछ रहे हैं, भाई आप किस तरह, हाउ डिड यू मेक इट पॉसिबल, कैसे आपने इसको संभव बनाया? वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है हिंदुस्तान की एक खासियत है, और ये खासियत हमने बाकायदगी से इस विषय पर आके हमने ये प्रूव किया कि नहीं, तमिलनाडु हो, कन्याकुमारी हो, कश्मीर हो, गुजरात हो या असम हो, हमने ये बेड़ा उठाया और सब
हमने नहीं देखा कि ये तमिलनाडु का बंदा है या ये कश्मीर का बंदा है या असम का है, गुजरात का है, तो यहाँ टीकाकरण करवा दें, दूसरी तरफ नहीं। हम सब ने मिलके, हमारे वर्कर्स जो हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, जहाँ भी पोस्टेड थे, जहाँ भी ट्रांसफर्ड थे, उन्होंने ये काम किया एंड वी हैव रीच्ड our goal and we are today a COVID free nation। जी सुनीता जी, आप एक टीचर भी हैं और जैसा पूनम नौटियाल ने बताया कि शुरू में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हेजिटेट करते थे टीका लगवाने से, लेकिन जब उन्हें कन्विंस किया गया, उनको जागरूक किया गया, समझाया गया, तो वो मान गए और आज संतुष्ट हैं कि वो कोरोना के खतरे से बाहर हैं। बिल्कुल। तो एक टीचर की भूमिका किस प्रकार हो सकती है समाज में जागरूकता फैलाने की, कोई भी विषय कोई भी हो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, टीचर तो एक अपने आप में ही काउंसलर है, मेंटर है, और उसको जो अवेयरनेस वो ला सकता है, क्योंकि उसके पास बच्चे आते हैं, जब वो बच्चों से बात करता है और वही बच्चे जब घर जाते हैं तो अपनी फैमिली से बात करते हैं। सो एक नेटवर्क, टीचर का नेटवर्क मुझे लगता है सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। आज जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो आशा वर्कर्स हैं, जो भी है, वो एक टीचर का ही प्रोडक्ट है। सो टीचर का हमेशा रोल जो है एक पिविटल का रोल होता है, एक न्यूक्लियस का काम करती है टीचर, और वही टीचर जो है आज दावे से कह सकती है कि उसने ये हेल्थ वर्कर्स प्रिपेयर किए, उसने ये आशा वर्कर्स प्रिपेयर किए, और उसने ही अवेयरनेस कॉमन मैन में ये जागरूकता लाई कि हमें टीकाकरण करवाना है और हमें अपने देश को इस कोरोना से मुक्त करना है। जी, आपने एकजुटता की बात की, अनेकता में एकता की बात की, जी। तो प्रधानमंत्री ने उसके बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र किया, जिनका जन्मदिन अगले रविवार को है। जी। तो इस अवसर पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पटेल साहब का ये कहना था कि हम जब तक एकजुट नहीं हो जाते, हम जीत नहीं सकते, कोई भी लक्ष्य जो है वो आगे नहीं। और कई बड़ी बड़ी चुनौतियां जो है वो हमारे सामने आती हैं, एकजुटता से हम उन चुनौतियों से पार पा सकते हैं, उन पर। हाँ, और अगर हम बटे हुए हैं, सोच में हैं या इलाकों से हैं या भाषा के नाम पर बटे हुए हैं, तो लोग हमारा फायदा उठाएंगे और हमारे आगे बहुत सारी विपदाएं जो हैं, आपदाएं जो हैं वो आ सकती हैं। तो इसको एज ए टीचर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप उनके इस जज्बे को, पटेल साहब की, किस तरह से देखती हैं और सुनने वालों को किस तरह से इसका पैगाम देना चाहेंगे? पटेल साहब, who is also known as the Iron Man of India, he was a visionary, और उनको ये इस बात का मालूम था कि हिंदुस्तान में बहुत सारी बोलियां हैं, बहुत सारी कस्टम्स हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, और जब तक हम लोग यूनाइटेड नहीं होंगे तो हम कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। वो कहते हैं ना, बंद हो मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। जी। तो ये वो मुट्ठी है हिंदुस्तान की जो बंद है और बंद ही रहेगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी विभिन्न किस्म की भाषाएं, विभिन्न किस्म के लोग, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियां इसमें हैं। वल्लभ भाई पटेल ने हमेशा ये चाहा कि हम सब एकता की तरफ बढ़ें, क्योंकि एकता ही जो है हमें प्रोग्रेसिव मार्च करवा सकती है। जैसे वो कहते हैं ना, वी आर डाइवर्सिफाइड येट वी आर यूनाइटेड, और यूनिटी इज स्ट्रेंथ। और यही उनका हमेशा एक पैगाम रहा है हम सब के लिए, और हम पूरी कोशिश है हमारी कि हम ये पैगाम आगे तक ले जाएं, बच्चों के ज़रिए उनको सिखाया जाए कि जब तक हम यूनाइटेड हैं तभी हम मुझे याद है, हम जब छोटे थे तो एक कहानी हुआ करती थी, वो बूढ़ा किसान था, वो जब मर रहा था तो उसने अपने बच्चों को बुलाया, लकड़ियों का बिल्कुल गट्ठा दिया तोड़ने के लिए, वो नहीं तोड़ पाए, और जब एक एक लकड़ी दी तो वो टूट गई लकड़ी। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हमें वो गट्ठा बन के रहना है, ताकि कोई भी बाहर की फोर्स जो है हम पे काबू ना कर सके। जी, और वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती आ रही है उस सिलसिले में बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं देश भर में, और जैसे कि प्रधानमंत्री ने आज जिक्र भी किया कि वो जो मोटर बाइक रैली है, जो कश्मीर से भी लोग आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी आ रहे हैं, हमारे सैनिक आ रहे हैं एकजुटता, और उनका जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है वो उसी बात का प्रतीक बनाने के लिए बनाया गया है कि वी हैव टू बी वन, वी आर वन एंड वी हैव टू बी वन फॉरएवर। विज्ञान की उन्होंने बात की कि विज्ञान का इस्तेमाल हम रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जब तक कला संस्कृति का
उसके साथ मेल नहीं होता, उसके साथ जुड़ाव नहीं होता, तो कहीं ना कहीं विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो है वो अपने आप में अधूरी लगती है। आज हमारे पास बड़ा अच्छा मौका है कि आप एक रंगकर्मी भी हैं और न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि बाहर भी आप परफॉर्म करती हैं। जी। तो कलाएं जो हैं वो किस तरह से हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में योगदान दे सकती हैं? कला एक बहुत बड़ा मीडियम है जो हमें डाइवर्सिफिकेशन होने के बावजूद हम यूनाइटेड रहते हैं। प्रधानमंत्री जी की ही एक हमारे शिक्षा विभाग में उनका एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। और उसमें देखिए कला के जरिए आप, व्हेन आई टॉक ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन पेयर्ड विद तमिलनाडु। तो तमिलनाडु वालों को हमारी भाषा सीखनी है, हमारी कला जाननी है, हमारा कल्चर जानना है, और हमें उनकी भाषा सीखनी है, उनका कल्चर सीखना है। स्कूल्स में क्या होता है कि असेंबली में, या आजकल तो जैसे असेंबलीज नहीं हैं तो ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों को उनके बारे में, तमिलनाडु के बारे में बताया जाता है। उनकी ड्रेसेस क्या हैं, बच्चों को कहा जाता है कि आज आप वीडियो डालेंगे जहां आपने तमिलनाडु की जो औरत है वैसी ड्रेस पहनी है। तो लड़कियां तमिल ड्रेस पहनती हैं, लड़के तमिल ड्रेस पहनते हैं, गाना सीखते हैं, उनके शब्द सीखते हैं, शब्द और खाना बनाते हैं घरों में बना के, और वीडियोस शेयर होती हैं। और वैसे ही तमिलनाडु के लोग कर रहे हैं, वहां के बच्चे कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेके। तो ये सब चीजें जो हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो हैं, ये आपके कल्चर को डेवलप करती हैं। आप हमारा कुड वो सीख रहे हैं जी, और उनके फोक डांसेस हम सीख रहे हैं। सो कल्चर जो है, इट हैज नो लैंग्वेज। हम उनकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं शायद, उनके लिरिक्स जो हैं बहुत डिफिकल्ट लिरिक्स हैं, लेकिन बच्चे वो गा रहे हैं। और एक एक शब्द शायद आजकल सोशल मीडिया है, गूगल है, उस पर सर्च करते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, और वो या मेंटर्स जो हैं, टीचर्स जो हैं, उनसे पूछ के वो मीनिंग्स वर्ड्स के देख के और उनको रिलेट कर पाते हैं। तो कला तो एक अपने आप में एक ऐसा थ्रेड है जो हर मोती पिरो के रखता है जी, और एक सुंदर माला बनाता है जी। और जैसा कि आपने कहा कि एक दूसरे के साथ हम अपने व्यंजन शेयर करते हैं, उनकी विधियां शेयर करते हैं, भाषा शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अपनेपन की भावना जो है मजबूत होती है कि ये भी हमारे हैं, ये भी हमारे देश का ही हिस्सा है। बिल्कुल। तो आप एज अ रंगकर्मी अलग अलग जगह पे जाकर परफॉर्म करती हैं, तो आप कोई एग्जाम्पल देंगे, आपका कोई यूनिक एक्सपीरियंस ऐसा जिससे आपको बहुत अच्छा फील हुआ हो? जी, मुझे याद है एक दफा हम गुजरात गए थे और अहमदाबाद में मेरी परफॉर्मेंस थी। तो वहाँ जब गए तो उन्होंने कहा कि आज रात आप खाना हमारे घर खाएंगे। और वहाँ जाकर हमने देखा वो गुजराती खाना, उनकी छोटी छोटी कटोरियाँ हैं और बहुत सारी वो सजी होती हैं। हमें तो यहाँ अपना लोकल खाना जो है दाल, अम्बल, चावल खाए और इतना ही, बस नमकीन। वहाँ मीठी, और वो हमें लगता था मीठी नमकीन का क्या स्वाद हो सकता है, कैसा होगा? लेकिन जब वो खाना खाया तो लगा कि इससे बेहतर खाना कोई हो ही नहीं सकता। एंड देन इट वाज डिसाइडेड कि हम आर्टिस्ट जो हैं उनके आर्टिस्ट्स के घरों में रहेंगे। तो वो पूरे 24 घंटे जब उनके घर रहे तो देखा कि वहाँ पूजन कैसा होता है, वहाँ रहना सहना कैसा है। हो सकता है हम यहाँ पलंग पे सोते हैं, वो नीचे बिछौने उनके बिछते हैं, जिसको हम गद्दा कहते हैं वो बिछौना कहते हैं। सो ये सब चीज़ें वो 24 घंटे में हमने इतना कुछ गुजरात के बारे में सीखा कि अल्टीमेटली वी हैड टू बाय दोज ड्रेसेस, कि हमें गुजराती ड्रेसेस खरीद के जम्मू जाना है और हमारी जो अपनी ड्रेसेस थी हम उनको गिफ्ट कराए। जी, हमारा देश विविधताओं का देश है, चाहे हम भाषाओं की बात करें, भौगोलिक परिस्थितियां भी देखिए तो कहीं 50 डिग्री माइनस में टेम्परेचर होता है, तो कहीं गर्मियों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया होता है। तो भाषा है, बोली है, वेशभूषा है, रीति रिवाज है, बहुत विविधता है, लेकिन फिर भी भारत एक है। और दुनिया में ऐसा कोई मुल्क शायद नहीं हो, शायद क्या है ही नहीं जिसमें इतनी विविधता होती है। इतना हम रिच हैं अपने कल्चर के जरिए, हेरिटेज के जरिए। हमारे यहाँ चलन है लोरी का, जिसका प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया। अब उससे पहले उन्होंने कहा कि एक श्रोता ने सुझाव दिया है कि आजादी का अमृत महोत्सव जब हम मना रहे हैं तो रंगोली का कंपटीशन, उन्हें बताया है कि ये 2-3 जो कंपटीशन हम कर रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। लोरी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लोरी का कितना महत्व है हमारे जीवन में, बच्चों के अंदर खास तौर पर? माएँ, ये परंपरा रही है कि जब बच्चा सोता है तो उसका सिर थपथपाते हुए माँ जो है वो लोरी सुनाती है। तो लोरी हमारे अंदर संस्कार,
विचार जी और एक एटीट्यूड लाइफ के लिए तैयार करने में, पैदा करने में कितनी इम्पोर्टेंट है। और आज हम बिजी होते होते लोरियां भूलते जा रहे हैं। तो इसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप इस पर प्रकाश डालें। देखिए, लोरी जो है, हमें याद है कि जब हम छोटे थे तो वही बात है जैसे आपने कहा कि एक सूदिंग इफेक्ट बच्चे पर माँ का हाथ जब वो फेरती है या अपना लोकल डायलेक्ट में जो भी गाती है तो एक सूदिंग इफेक्ट बच्चे पर आता है और उसको साउंड स्लीप आती है। अब प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि हमें अपने पेट्रियाटिक लीडर्स को मद्देनजर रखते हुए लोरी बनानी चाहिए, या पेट्रियाटिक थीम या पेट्रियाटिज्म जो है वो एसेंस होना चाहिए लोरी का। तो मुझे ये लगता है कि जब आप ऐसी लोरी बच्चे को सुनाते हैं तो इनफॉर्मली, जैसे कहते हैं कि इनफॉर्मल एजुकेशन जो है घर से ही शुरू होती है एंड मदर इज़ द फर्स्ट टीचर, तो आप पेट्रियाटिज्म उसकी रगों में शुरू से ही डाल रहे हैं। वो जब सो रहा है, सुकून की नींद में जा रहा है, तो उसके कानों में जब ये मधुर आवाज़ माँ की पड़ती है और एक लय में जब वो पेट्रियाटिज्म के बारे में सुनता है या पेट्रियाटिक लीडर्स के बारे में सुनता है, सो वो डेफिनेटली देशभक्ति उसमें उसकी रगों में दौड़ेगी। पेट्रियाटिज्म जो है हमारी बच्चों की रगों में दौड़ेगी और पेट्रियाट्स पैदा होंगे, पेट्रियाट्स बड़े होंगे। बहुत सारे राजगुरु, बहुत सारे वल्लभ भाई पटेल और बहुत सारे भगत सिंह जो है दोबारा इस धरती पर घूमेंगे और अपना रंग बिखेरेंगे, और पेट्रियाटिज्म जो है वो हवा में, देशभक्ति जो है वो हवा में रंग लाएगी। और रंगोली जो बात कर रहे हैं आप, प्रधानमंत्री जी ने जो बात करी, तो पेट्रियाटिज्म जो है, लोरी जो है, वो एक किस्म की रंग जो है वो हवा में बिखेर देगी। जी जी जी। देशभक्ति की हम बात करते हैं तो उसमें भावना होती है अपनी धरती से प्यार करने की, प्रेम करने की भावना। उन्होंने जिक्र किया भगवान बिरसा मुंडा का, उनकी जयंती आ रही है 15 नवंबर को, तो उनका उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने अंग्रेजों के शासन के दौरान कितना बड़ा कदम उठाया, अपनी धरती, अपने पेड़ पौधे, अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। और 25 से भी कम उनकी उम्र थी जब उनको जेल में डाल दिया और वो हमारे बीच नहीं रहे। तो देश की तो हम बात करते हैं कि हमें सीमाओं की रक्षा करनी है, तो अब जरूरी नहीं है कि हर कोई सीमा प्रहरी बनकर ही देश सेवा करे। बिल्कुल अपनी देश की जो धरती है, जो हमारी प्रकृति है, जिसे हम माता कहते हैं, उसके प्रति हमें कितना सजग होना है, कैसे होना है, ये मैं चाहूंगा कि आज हमारे सुनने वालों को आप उसके प्रति भी जागरूक करें। देखिए, बिरसा मुंडा जी, उन्होंने धरती को बचाने की कोशिश करी और वो मरते दम तक ये संदेश हमें दे के गए कि हमें बिरसा मुंडा जी की तरह बनना है। और मैं ये चाहूंगी कि हमारा हर बच्चा जो है वो बिरसा मुंडा हो और एनवायरनमेंट को सेव करे। सिर्फ 15 नवंबर ही क्यों, रोज के दिन हमें एनवायरनमेंट सेव करने के लिए सिर्फ ट्री प्लांटेशन जरूरी नहीं है। हम जो सफाई करते हैं, जो क्लेanलीनेस है, घर की क्लेanलीनेस जो है, हम अपना एनवायरनमेंट साफ कर रहे हैं, अपना पर्यावरण, घर का पर्यावरण साफ कर रहे हैं, वैसे ही हमें बाहर का पर्यावरण साफ करना है। उसके लिए पेड़ तो हम लगा ही रहे हैं जो हमारा हवा को शुद्ध कर रहा है। हम आसपास की जो सफाई है, अपनी गली की, अपने मोहल्ले की, हम क्यों वेट करें कि कोई आके हमारी गली साफ करे? क्यों ना, अगर हमने जो झाड़ू घर से, कमरे से शुरू किया है, बरामदे तक लेके गए हैं, आंगन तक लेके हैं, तो वही झाड़ू हम अगर गली में भी मार दें और ऐसे ही सब अगर करते रहें तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होगा। शुद्धि हमारे थॉट्स में आएगी, शुद्धि हमारे एक्शंस में आएगी और शुद्धि हमारे पर्यावरण में आएगी जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये भी इंस्टिल करें बच्चों में, एज टीचर्स, एज पेरेंट्स, हम ये बात इंस्टिल करें बच्चों में दैट क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अगर भगवान को हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहें तो उसके लिए हमें अपने आप को शुद्ध करना है। जी, प्रधानमंत्री ने शांति मंत्र की बात की। जब हम पृथ्वी पर शांति की बात करते हैं, वनस्पति में शांति की बात करते हैं, जीवों में, मनुष्यों में, सब में शांति की बात करते हैं। भारत एक शांति प्रिय देश है और विश्व गुरु ये इसीलिए कहलाता था क्योंकि इसने पूरी दुनिया को राह दिखाई, रास्ता दिखाया एक मानवता का। तो शांति मंत्र की बात करते हुए जब हम अपनी प्रकृति की बात करते हैं, जीव जंतुओं की बात करते हैं, पशुओं की बात करते हैं, अपने अंतरिक्ष की बात करते हैं, शांति और सद्भाव के साथ साथ हमारे यहाँ महिलाओं की समस्याओं का जिक्र अक्सर होता है।
ये माना जाता है कि भारत में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है, उनके साथ व्यवहार ठीक से नहीं आता। लेकिन आप देखिए, उन्होंने आज जिक्र किया कि आज UN डे भी है, यूनाइटेड नेशंस डे भी है, तो उन्होंने हंसा मेहता जी का जिक्र किया, जिन्होंने UN की एक डिक्लेरेशन में वर्ड था कि ऑल मेन करके, तो उन्होंने उस सेंटेंस में कहा कि मैन की जगह आप ह्यूमन बींग्स करिए, क्योंकि मैन स्टैंड्स फॉर मर्द। ठीक है, इन जनरली साइंसेस में तो हम मैन, तो किसी भी लिविंग ह्यूमन बींग के लिए हम मैन यूज करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें जेंडर इक्वालिटी की जो बात है उसको उजागर किया, और एक भारतीय की वजह से उस डिक्लेरेशन में मैन की जगह अमेंडमेंट हुई। तो हम आज ऐसी स्थिति क्यों हो जाती है कि हम दुनिया को राह दिखाते हैं, उनको करेक्ट करते हैं, लेकिन अपने देश में हम बात करते हैं कि महिलाओं के साथ इस तरह से व्यवहार हो गया, ऐसा आप क्यों कारण समझती हैं? क्या कारण है इसका? हंसा मेहता जी, लक्ष्मी मेनन, विजय लक्ष्मी पंडित, इन सब का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया। और जहाँ तक औरतों की बात है, तो आज के ज़माने में मैं नहीं समझती हूँ कि हम किसी से कम हैं। हम शाना बशाना आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं और ये देखती हैं और ये सुनती हैं। और जब मैं आपकी बात करती हूँ तो मैं मर्दों की बात कर रही हूँ कि हम आप लोगों से ज़्यादा काम करती हैं, हम घर भी संभालती हैं, हम बाहर भी देखती हैं। और वो समय नहीं रहा जब औरत पिछड़ी थी, वो इसलिए बिकॉज आज एजुकेशन हैज प्लेड अ वेरी वाइटल रोल। आज हर औरत जो है, हर लड़की जो है, वो स्कूल जाती है, वो पढ़ती है। और जो पुरानी औरतें जब नहीं पढ़ी थी, तो सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा का एक अभियान शुरू किया था, जिसमें औरतों को पढ़ाया और वोकेशनल एजुकेशन दी गई और उनको आत्मनिर्भर बनाया गया। तो आज की औरत जो है वो हम सब के साथ शाना बशाना चलती है। जी, और प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि पहले तो ये माना जाता था कि पुलिस है या आर्मी है या ड्राइवर है या इस तरह के जो जॉब्स हैं वो मर्दों के लिए हैं। लेकिन आज उन्होंने आंकड़े दिखाए कि पुलिस में, सेना में और दूसरी बेल्ट फोर्सेस में पिछले कुछ सालों से महिलाओं की जो भर्ती है, महिलाओं का जो उसमें आना हुआ है, वो दोगुने से भी ज्यादा हुआ है। तो ये हमारे लिए एक फख्र की बात है कि महिलाएं कम कभी नहीं थी, लेकिन एक सोच के चलते जब उनको पीछे रखा जाता था या वो खुद पीछे रहती थी, वो सोच अब बदल रही है। तो जब हमारा देश जो है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों, हमारी ये ह्यूमन रिसोर्स जो है, हम मैन रिसोर्स या वुमेन रिसोर्स नहीं कहेंगे, ह्यूमन रिसोर्स जो है, किस तरह से आगे बढ़ के देश की तरक्की में योगदान दे सकती है जब दोनों लिंग जो है वो एक साथ काम करेंगे। बिल्कुल ह्यूमन रिसोर्सेज हिंदुस्तान के जो हैं वो बहुत अद्भुत हैं, बहुत विभिन्न हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। और ये ह्यूमन रिसोर्स ही है जो मैन पावर है हिंदुस्तान की, ये हिंदुस्तान को एक ऐसे रास्ते पर लेकर चलेगा। इट इज वॉकिंग ऑन द टार्ड रोड ऑफ प्रोग्रेस, ताकि हम तरक्की करें। और वो तरक्की जो अकेले शायद मर्दों के लिए पॉसिबल नहीं है या अकेले शायद औरतों के लिए पॉसिबल नहीं है, तो हमें एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ना है। जी, और उन्होंने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का जिक्र किया कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती है, उन्होंने ड्रोन पॉलिसी जो भारत में लाई है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, उसकी वजह से कितने नए जो हैं स्टार्टअप सामने आए हैं। पहले तो ड्रोन मतलब खतरा या लिमिटेड टू, उसका जो स्कोप था बड़ा एक सीमित रहता था, लेकिन आज शादी ब्याहों में ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, खेतों में एग्रीकल्चर उसमें इस्तेमाल हो रहा है, और कोविड वैक्सीन बहुत सारे प्रदेशों में, राज्यों में इसके जरिए पहुंचाई जाती हैं ऐसे इलाकों में। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़ना कितना जरूरी रहता है? टेक्नोलॉजी के बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हर रोज टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती रहती है और हम अपने आप को पिछड़ा नहीं मान सकते हैं। और टेक्नोलॉजी को अपने आप को अपग्रेड करना, आज से 10 साल पहले शायद लोग लैपटॉप के बारे में या कंप्यूटर के बारे में इतना नहीं जानते थे, लेकिन आज बच्चा गांव जो अनपढ़ भी है, हालांकि हमारा लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी जो अनपढ़ भी है वो भी कंप्यूटर ऑपरेट कर लेता है, स्मार्टफोन्स हैं, आप लैपटॉप ऑपरेट कर लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। और अगर आप स्मार्टफोन ऑपरेट नहीं कर सकते हैं तो आप पीछे रह गए हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है ये हमें रोज़ बरोज़ अपने अपग्रेड करनी है और देखते रहना है, क्योंकि यही टेक्नोलॉजी है जो हमें हमारे जो रोड टू प्रोग्रेस है वहाँ तक ले जाएगी।
बिकॉज जैसे ड्रोन्स का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया, तो अगर हम उसका नेगेटिव इस्तेमाल देखें तो हमारे आस पड़ोस के देश करते हैं जी। उसका इस्तेमाल, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में देखें तो उन्होंने शुरुआत आज प्रधानमंत्री जी ने इसी से कहा कि आजकल हर शादी ब्याह में ड्रोन का इस्तेमाल होता है, फोटोग्राफ्स बनाने में और वीडियोस बनाने में। सो वो फिर वही बात है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। आज घर से अगर ड्रोन शुरू हुआ है तो फिर वो पहुंच गया है खेतों में, खेतों से पहुंच गया पहाड़ों से पहुंच गया है वो कोरोना वैक्सीन को लेके, और ड्रोन की वजह से भी हम कहेंगे कि हमारा आज देश जो है वो कोरोना मुक्त है। सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो शायद आज पूनम नौटियाल भी जो हैं वो भी इतनी कामयाब नहीं हो सकती, या और जितनी पूनम नौटियाल्स हैं, जितने हेल्थ वर्कर्स हैं, वो इतने कामयाब ना होते अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती। जी, बातें तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन चलने से पहले अब हमारे पास समय नहीं है कि और बात कंटिन्यू करें। लास्ट बात जो प्रधानमंत्री ने कही कि दीपावली आ रही है, उसके बाद एक के बाद बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, तो त्योहार सिर्फ मनाना नहीं है, बल्कि अपने देश के प्रति, अपने सह देशवासियों के प्रति हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल हमें होना है मकामी लोगों के लिए। तो मैं चाहूंगा कि आखिर में आप हमारे सुनने वालों को ये बता दीजिए कि किस तरह से हम अपने लोगों की हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से ये भी एक देश सेवा होगी अगर हम अपनों की मदद करते हैं। तो त्योहारों पे हमें क्या प्लेज लेना चाहिए, क्या प्रण करना चाहिए? देखिए, त्योहारों पे हमें यही प्लेज लेना चाहिए कि दिवाली जैसे आ रही है तो जो हमारे लोकल आर्टिजन्स हैं, जो हमारे गांव के लोग हैं, जो छोटे छोटे दिए बनाते हैं और छोटी छोटी मोमबत्तियां बनाते हैं, उनसे हमें वो दिए खरीदने हैं, उनसे वो मोमबत्तियां खरीदनी है, क्योंकि हमारे 5 रुपए 10 रुपए शायद वो किसी के चेहरे पे एक मुस्कान ला सकते हैं। और वो 5-10 रुपए या 100 रुपए के अगर हम जो दिए खरीदते हैं वो हमारे लिए शायद एक बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन उस औरत के लिए, उस मर्द के लिए, उस बूढ़े बाप के लिए, उस बेटे के लिए, उस माँ के लिए, उस पुत्र के लिए वो 100-200 रुपए जो हैं वो उसके लिए ही नहीं, शायद उसके पूरे परिवार के मुंह पर एक हंसी ला सकती है, खुशी ला सकती है। और ऐसे त्योहारों पर हमें हंसी और खुशियां ही बांटनी है। जी, और तभी त्योहार मनाने का जो सही मकसद है उसमें हम चैरिटी करते हैं, किसी को भीख दे देते हैं, किसी को दान देते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जब हम किसी की बनाई हुई चीजें खरीदते हैं उसमें एक सेंस ऑफ प्राइड होता है कि मैंने किया है, मैंने कमाया है, किसी ने मुझे भीख में या खैरात में नहीं दिया है, मैंने कमाया है अपने पैसों से, और उसे और अच्छा करने की और एक वो एप्रिसिएशन है उस आर्टिसन के लिए जिसने इतना अच्छा काम किया है, और उसको ये बताना कि हम तेरे काम की कद्र करते हैं। वी आर नॉट बाइंग हैप्पीनेस फॉर अस, वी आर बाइंग हैप्पीनेस फॉर यू ऑल्सो। तो वो जैसे आपने कहा कि त्योहारों का मकसद है एक दूसरे के साथ खुशियां बांटना, मुस्कुराहटें बांटना, मुस्कुराहटें देना, मुस्कुराहटें लेना, वो तभी हो सकता है इफ वी आर वोकल फॉर लोकल। जी, और आखिर में अपने सुनने वालों को हम यही कहेंगे कि जैसे प्रधानमंत्री ने रामवीर जी का जिक्र किया, जिन्होंने नौकरी छोड़ के तालाब बचाने का अभियान चलाया, उनका जिक्र किया। वो देश के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। जो ऐसे लोग हैं वो किसी का मुंह नहीं देखते कि कोई संस्था आ जाएगी या सरकार आएगी हमारी मदद के लिए। आपको अपनी धरती के लिए काम करना है, अपने देश के लिए काम करना है, स्वच्छता के लिए काम करना है, खुशहाली के लिए काम करना है। तो आप कदम बढ़ाइए और देश की सेवा कीजिए और त्योहार मनाइए। सुनने वाले सभी श्रोताओं को आने वाले सभी त्योहारों की बहुत ढेर सारी मुबारक देते हुए सुनीता पंडित जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती जो वक्त है हमें दिया, हमारे सुनने वालों को दिया। शुक्रिया बहुत बहुत जगमोहन जी। ये मेरे लिए भी एक बहुत सौभाग्य की बात है कि आज आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाकर इस काबिल समझा कि मैं प्रधानमंत्री जी की बातों के ऊपर चर्चा कर सकूं और त्योहारों की मुबारक आप सबको साझा कर सकूं।